नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं आजमगढ़ जिले में पूर्व सांसद और पूरे पूर्वांचल में बाहुबली नेता श्री रमाकांत यादव के आवास पर। हम जानने की कोशिश करेंगे आगामी जो 2022 का चुनाव है उसमें पूरी पार्टी की क्या राजनीति रहेगी, किस मुद्दे पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो सर बहुत धन्यवाद, आपने जो हमको हमारे चैनल को समय दिया अपना महत्वपूर्ण। हम जानना चाह रहे हैं सर कि जो 2022 का चुनाव है उसमें आप किस मुद्दों को लेकर के जो है जनता के बीच जाएंगे और पार्टी का जो है अपना कैंडिडेट जिता करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस समय जो वर्तमान सरकार है इसके खिलाफ तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो या किसानों का मामला हो। तमाम ऐसे मामले हैं कि ये सरकार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से जाएगी और अपने विकास कार्यों के बल पर बेरोजगारी दूर करने का काम माननीय अखिलेश जी ने किया था। माननीय अखिलेश जी ने बच्चों को शिक्षा के लिए कंप्यूटर दिया था, मोबाइल दिया था, बच्चियों को साइकिल दिया था, प्रोत्साहन राशि दिया था। तमाम मुद्दों को लेकर के जहाँ ये सरकार फेल हुई है वर्तमान, वहीं अखिलेश सरकार उस समय अच्छा काम कर रही थी, उन कामों में पास थी। इसलिए तमाम मुद्दों को देखते हुए हम सभी लोग चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से, आज तो गांव का आम आदमी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमको अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय को मिलाकर लेके चलती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी 222 में 351 से ऊपर जाएगी, कम नहीं रहेगी। सर जैसा कि हम लोग सुनने को आ रहा है कि आप पहले से समाजवादी पार्टी पूरे आजमगढ़ जिले में बहुत मजबूत रही है, लेकिन आपके जुड़ जाने से जो है और मजबूती प्रदान हुई है। और ऐसा भी माना जाता है कि आप जो है पूरे जिले में सबसे ज़्यादा जो है चर्चित हैं और सबसे ज़्यादा करीबी हैं अखिलेश यादव के। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी हमेशा आजमगढ़ में या पूर्वांचल में मजबूत रही, आज भी मजबूत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा परिश्रम करते हैं, पार्टी की नीतियों को बताते हैं। जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी का आदेश होता है उसको हमारे लोग जाकर के जनता में बताने का काम करते हैं, उनकी नीतियों को प्रचारित करने का काम करते हैं। इसलिए आजमगढ़ मजबूत है और ये रहेगा, हमेशा रहेगा। अखिलेश जी के नेतृत्व मजबूत रहेगा। जैसा कि सर ये भी सुनने को मिलता है कि केवल आजमगढ़ ही नहीं पूरे पूर्वांचल के युवा आपसे जुड़े हुए हैं और जो भी युवा राजनीति में आना चाहता है वो आपसे आशीर्वाद जरूर लेता है और उस आशीर्वाद के थ्रू फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति करना चाह रहे हैं, जो आगे आना चाह रहे हैं और जो भविष्य की जो राजनीति है उसको जो तय करेंगे जो है? देखिए, मैंने ये कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सिपाही हूँ और अगर हमारे पूर्वांचल में तमाम नौजवान समाज की सेवा करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, अखिलेश जी के निर्देश पर काम करते हैं। और हम सभी लोग और मैं भी, जितने भी नौजवान आते हैं पूर्वांचल किसी भी ज़िले के हैं, उनको निश्चित रूप से मैं प्रोत्साहित करने का काम करता हूँ, आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ, जिससे हमारे समाज को ताकत मिले, हमारी पार्टी को ताकत मिले, पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी मजबूती के साथ खड़ा हो सके। पूरे पूर्वांचल में सर जो है इस समय जो है सबसे ज़्यादा युवा और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और महिलाएं जो अगर फॉलो करती हैं, अगर आपको आदर्श मानती हैं, तो सर इसका क्या राज है? मतलब आपके इतने जीवन जीने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद जो क्या अभी आगे की क्या रणनीति है? मतलब कि जिस प्रकार से राजनीति चल रही है अभी जो है भाजपा की सरकार है और सपा विपक्ष में है, तो आगे की क्या रणनीति है और उसमें जो है आपकी सरकार बनाने में कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सिपाही हूँ। रणनीति की जहाँ तक बात है, मैंने पहले बता दिया कि तमाम मुद्दे हैं। हर जगह पर ये सरकार फेल हुई है, कहीं पास नहीं हुई है, न कोई विकास काम किया है, न बेरोजगारी दूर किया है। केवल 5 किलो अनाज दे करके हमारे गरीबों को बहकाने काम करती है। झूठ बोलने का अंबार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री झूठ बोलने में अगर कंपटीशन किया जाए, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आएंगे लोग।
तो जनता इस बात को जान गई है, तो इसका जवाब जनता खुद देगी, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के देगी। ऐसा भी सर मानना है कि जो वर्तमान सरकार है इसके पास जो है राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुओं को अपनी तरफ करने का जो है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा तो 1990 से चला आ रहा है, लेकिन आपने देखा है 1990 के बाद 2017 में इनकी सरकार बन पाई उत्तर प्रदेश में। तब भी राम मंदिर मुद्दा रहा, आज भी राम मंदिर मुद्दा है। शिक्षित लोग ये जानते हैं, ठीक है मंदिर बने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ये लोग नहीं बनवा रहे हैं, ठीक है हमारे लोगों का आस्था का विषय है और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई मामला नहीं होता है। दूसरी बात, हर पढ़ा लिखा हर शिक्षित व्यक्ति ये जानता है कि मंदिर से हमें भोजन नहीं मिलेगा। जब भी भोजन मिलेगा हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अच्छी नौकरी मिलने के बाद, अच्छा व्यापार करने के बाद, अच्छी कृषि करने, अच्छी खेती करने के बाद, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमें सुख मिलेगा, तभी हमारा पेट बढ़ेगा, न कि मंदिर बनने से। हम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर के साथ साथ जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, जो आज बच्चों को 2 साल से विद्यालय में जाने से रोका जा रहा है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है, एक तरह से समाज को कमज़ोर किया जा रहा है। जैसा सर जो है अभी सामने जो है बहुत बड़ी समस्या गरीब तबके के लोगों के साथ है कि जो सरसों का तेल है 200 प्लस है, पेट्रोल डीजल की जो है इतना महंगा है, गैस जो 400 450 का मिलता था बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो सर इस मुद्दे पे जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई मैंने पहले कहा चरम सीमा पर है, आपने कहा पेट्रोल 100 रुपया लीटर, 95 रुपये लीटर डीजल है। एक कांग्रेस के समय में जब 60 रुपया पेट्रोल हुआ तो इनके लोग बैलगाड़ी से चल कर के फ़ोटो खिंचाते थे, मीडिया में अपना लाते थे कि देखिए हम लोग तेल महंगा हो गया इसलिए हम बैलगाड़ी चल रहे हैं। गैस 15-20 रुपया बढ़ गई, 300 कुछ रुपया हो गई, तो स्मृति ईरानी अपने कंधे पे लेके दौड़ना शुरू कर दी। ये है ना, ये बहुत नाटकी हैं, बहुत वैसे लोग हैं ये लोग। महंगाई और जो आप कह रहे हैं गरीबों की, गरीब इनकी सरकार बनाया है और ये इनका जो साथ देता है उसी को ये कमज़ोर करते हैं। इनकी एक सोच है कि गरीबों को इतना गरीब बना दिया जाए कि हमारे ऊपर मुहताज हो जाए, हम हमारे पर आधारित हो जाए। जैसे जब किसी को ख़त्म करना हो, अपाहिज करना हो, उसको आप 5 किलो 10 किलो अनाज देकर खिला दीजिए, साल 2 साल 3 साल बाद छोड़ दीजिए, वो अपाहिज हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में शेर सर्कस में काम करता है, शिकार करके नहीं भोजन करता है, उसको मांस ला के दी जाती है, वो खाता है। और वही शेर जंगल में छोड़ दिया जाए तो खाने बिना मर जाए, क्योंकि शिकार करना भूल गया है। इसलिए गरीबों को एक सोची समझी रणनीति के तहत 5 किलो अनाज 10 किलो अनाज दे करके वो पैसा तो वसूल ले रहे हैं, जीएसटी के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से। खाने वाले जो मीठे तेल है, सरसों का हो, नारियल का हो, सोयाबीन का, कोई भी तेल हो, उसके माध्यम से पैसा वसूल ले रहे हैं, उसका 4 गुना वसूल ले रहे हैं। नहीं वसूल पा रहे हैं तो घर पे बिजली नहीं लगी है गरीब के, लेकिन बिजली की बिल पहुंच जा रही है, वो अपने जेवर को गिरवी रख कर ला के जमा करता कि वहाँ घर कुर्की हो जाएगी। बड़े बड़े पूंजीपति जो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ इंडिया से लेकर बैंकों से भाग जाते हैं, नीरव मोदी जैसे लोग, तमाम ऐसे लोग, उनकी कोई कुर्की नीलामी नहीं है। लेकिन अगर गरीब आदमी है, घर में अगर एक बल्ब जला रहा है, कहीं कहीं तो लाइन पहुंची ही नहीं, बिल चली जाती है, और बिल जाने के बाद जब बिल पहुंचती है तो गरीब आदमी परेशान हो जाता है। हम लोगों के यहाँ आता है, हम लोग भी कहते हैं, अधिकारी ये कह कर के अवॉइड करता है, क्या करें, सरकार की नीति है, भाजपा सरकार, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जमा करना पड़ेगा इनको। इन परिस्थितियों में अपनी बहू का या अपना जेवर गिरवी रख करके या अपना 2-4 बिस्सा ज़मीन गिरवी रख करके जमा करता है। ये परिस्थितियां हैं, तो पैसा तो वसूल लेते हैं। अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो 5 कुंटल का दाम वसूल रहे हैं। ये है सरकार की नीति। जैसा कि अभी आपने देखा पूर्वांचल के बाहुबली नेता श्री रमाकांत यादव जी से हमने बातचीत की। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैं
तरुण मित्र ब्यूरो चीफ आजमगढ़ विपिन कुमार यादव, धन्यवाद।